जय हिंद दोस्तों। मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सचिवालय के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, बिहार सचिवालय का के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बिहार सचिवालय के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट 1 और सेट 2 दोनों देख लिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। दोस्तों बिहार सचिवालय के लिए बहुत सारा वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, एक बार ज़रूर आप जाकर देखें। प्लेलिस्ट बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया गया है। दोस्तों तो टाइम को ना व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार सचिवालय संबंधित सारी तैयारी हो जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही है नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो ये दूसरा कथन सही नहीं है कि इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। ये सरासर गलत है। बात करें दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य को एमएसपी भी कहते हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हरित क्रांति के मद्देनज़र 1966 से 67 में पहली बार भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी। हरित क्रांति जो 1966-67 में प्रथम हुई थी दोस्तों, उसी में पहली बार भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हुई थी। चलते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। जिस प्रश्न में दोस्तों विश्लेषण का जरूरत होगा हम जरूर विश्लेषण कराएंगे, ठीक है। सेकंड प्रश्न देखते हैं। यह मिट्टी उन स्रोतों से निर्मित होती है जहां तापमान उच्च और वर्षा अत्यधिक, यानी कि जहां तापमान उच्च होगा और वर्षा अत्यधिक होगा वहां किस तरह की मिट्टी जो है पाई जाएगी। तो किस तरह की मिट्टी वहाँ पाई जाएगी दोस्तों, तो वो हो जाएगी लेटराइट मिट्टी। जहाँ वर्षा उच्च होगी और तापमान भी उच्च होगा वहाँ जो है मिट्टी पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी की बात करें दोस्तों तो लेटराइट मिट्टी अपक्षय का उदाहरण है। लेटराइट मिट्टी अपक्षय का उदाहरण है और लेटराइट मिट्टी के लिए चाय, कॉफ़ी, रबर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों चाय, कॉफ़ी, रबर के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न है महान हिमालय श्रृंखला की लंबाई पूरब से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण कितनी है। तो महान हिमालय की लंबाई पूछ रहा है दोस्तों कि पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण महान हिमालय की लंबाई जो है 2500 किलोमीटर और 160 से 400 किलोमीटर है। बात करें दोस्तों महान हिमालय की लंबाई पूरब से पश्चिम 2500 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण 160 से 400 किलोमीटर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हिमालय का जो भाग है दोस्तों भारत में भी पड़ता है, नेपाल में भी पड़ता है और कुछ चीन में भी पड़ता है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। जब हम किसी फैक्ट्री के सालाना आय या सालाना उत्पादन की गणना करते हैं तो हम गणना कर रहे होते हैं, यानी कि जिस फैक्ट्री का सालाना आय की अगर हम जो गणना करते हैं दोस्तों वह किस गणना की बात कर रहा है, तो फैक्ट्री के प्रवाह की यानी फैक्ट्री के धन की गणना है। चलते हैं पाँचवें नंबर प्रश्न की ओर। पाँचवा नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। पाँचवा नंबर जो प्रश्न है भारत को अपना केंद्र बैंक कब मिला। तो भारत का जो अपना केंद्र बैंक है दोस्तों वह कब मिला, यानी कि रिजर्व बैंक की बात कर रहा है दोस्तों कि भारत का जो बैंक है या भारत का सबसे बड़ा बैंक है या भारत का पहला जो बैंक है दोस्तों वो रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक की बात करें दोस्तों तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है और इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को हो जाता है। बात करें दोस्तों रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति भारत में जो जारी करता है, रिजर्व बैंक जारी करता है और 1 रुपये से ऊपर के नोट पर जो सभी का अधिकार होता है दोस्तों वह रिजर्व बैंक ही जारी करता है। 1 रुपये के सिक्के का या एक रुपये के नोट का जो जारी करता है भारतीय वित्त आयोग करता है। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों लौटिया कहाँ का क्षेत्र संगीत है। तो लौटिया जो संगीत क्षेत्र है दोस्तों यह राजस्थान में पड़ता है। लौटिया कहाँ का क्षेत्र संगीत है, तो यह राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, कमेंट करके जरूर हमें बताएं। चलते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। सातवां नंबर जो प्रश्न है इनमें से कौन एक भारत का पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है, यानी कि पड़ोसी राष्ट्र की राजधानी नहीं है। तो ये पड़ोसी राष्ट्र की म्यांमार की जानते हैं दोस्तों, तो म्यांमार का नेपिता है, ये तो भारत का पड़ोसी है। काठमांडू जो है नेपाल का है, ये भी भारत का पड़ोसी है। थिम्पू भूटान है, ये भी भारत का पड़ोसी है। लेकिन लाहौर जो है दोस्तों, लाहौर ये पाकिस्तान में पड़ता है और पंजाब का कुछ क्षेत्र का इलाका है। लाहौर किसी भी देश की राजधानी नहीं है, यह पंजाब प्रांत का ही इलाका है जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है। तो 7 का यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। 7 का सही जो
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा लाहौर। बात करें दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी, तो पाकिस्तान की राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और म्यांमार की राजधानी नेपिता है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, और भूटान की राजधानी थिम्पू है जो कि 1961 में बनी थी। भूटान की राजधानी थिम्पू 1961 में बनी थी। जिस प्रश्न में विश्लेषण का जरूरत होगा जरूर विश्लेषण कराएंगे। मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा दोस्तों, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दे दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म खरीफ फसल का है? खरीफ फसल के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था रबी फसल का ट्रिक आलू सरसों चना गेहूँ मटर मसूर जोराई। अगर आप याद रखते हैं तो रबी फसल का वो ट्रिक हो गया, रबी फसल आलू सरसों चना गेहूँ मटर मसूर जोराई। तो आलू सरसों गेहूँ चना, तो ये गेहूँ चना तो खत्म हो गया दोस्तों। उसके बाद देखते हैं तो 8 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर 3 कपास हो जाएगा। बात करें खरीफ फसल की तो बात करेंगे दोस्तों चावल ज्वार बाजरा मक्का। खरीफ फसल में आते हैं दोस्तों चावल ज्वार बाजरा मक्का। चावल बन के तैयार, दाल बनाएंगे, मूंग उड़द ये सब खरीफ फसल के में आते हैं। दाल बन के तैयार तो उसको छौंकेंगे, छौंकेंगे किससे? तो बात करें छौंकना किससे है तो सरसों के तेल से। उसके बाद मूंगफली के तेल से, क्योंकि ये सरसों और मूंगफली जो है दोस्तों ये क्या हो जाएगा खरीफ फसल है। और उसके बाद ज्वार, ज्वार का बात करें दोस्तों सॉरी दोस्तों कपास से बना कपड़ा पहनेंगे, ठीक है। अब भिंडी भी बात करें तो खरीफ फसल का एक उदाहरण है। तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा 8 का वो 3 हो जाएगा। 8 का 3 आंसर हो जाएगा कपास और चावल। रबी फसल की बात करें तो आलू सरसों चना गेहूँ मटर मसूर जोराई रबी फसल है। और रबी फसल अगर याद रखते हैं तो खरीफ फसल अपने आप याद हो जाएगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर जो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिहार में स्थित जो महाजनपद है दोस्तों, बिहार में टोटल 3 महाजनपद हैं। 3 महाजनपद में कौन कौन है तो अंग है, मगध है और लिच्छवी है। अंग है, मगध और लिच्छवी है। और सबसे बड़ा महाजनपद की बात करें तो वो मगध है। बात करें दोस्तों कि ये महाजनपद की जानकारी किससे मिलती है तो अंगुत्तर निकाय में। किसके अंगुत्तर निकाय में तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है और 10 गणराज्य की चर्चा मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद अंग मगध और लिच्छवी बिहार में पड़ता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की तो महाजनपद काल का जो वीडियो है दोस्तों अवेलेबल करा दिया गया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं महाजनपद और उसकी राजधानी के बारे में। कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य ओध्रा मगध से संबंधित है? ओध्रा मगध से संबंधित भारत नृत्य पूछ रहा है दोस्तों तो ये उड़ीसा में हो जाएगा। ओध्रा मगध जो नृत्य है दोस्तों ये उड़ीसा में किया जाता है। 11वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वें नंबर प्रश्न की बात करें इनमें से कौन महाराष्ट्र का पर्व नहीं है? तो महाराष्ट्र का जो पर्व इसमें नहीं है दोस्तों ये हो जाएगा बिहू। बिहू जो है दोस्तों ये असम का पर्व है। बिहू कहाँ का पर्व है तो बिहू जो है दोस्तों असम का पर्व है। बात करें गणपति महोत्सव जो कि महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का पर्व है। उसके बाद मारबत और बदगिया ये भी महाराष्ट्र का पर्व है। महाराष्ट्र का पर्व कौन सा नहीं है तो बिहू नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहू जो है असम का मुख्य पर्व है। बात करें दोस्तों 12वें नंबर प्रश्न की किसके भारत भ्रमण के उपलक्ष्य में मुंबई में ओपोलो बंदरगाह पर स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज विलियट द्वारा कराया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के उपलक्ष्य में मुंबई में ओपोलो बंदरगाह पर स्मारक का निर्माण ब्रिटिश निर्माणकारी जॉर्ज विलियट द्वारा करवाया गया था। चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। 13वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिए। 13वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों वाई आई एम ए हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शशि थरूर। शशि थरूर बहुत बड़े लेखक है दोस्तों, वो भारत के ही हैं। वाई आई एम ए हिंदू शशि थरूर की पुस्तक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। बात करें दोस्तों खुशवंत सिंह ए ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा था जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद बात करें अरविंद ओडेगा तो अरविंद ओडेगा की जो मुख्य पुस्तक है दोस्तों द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद ओडेगा हैं और उन्हें 2008 में मैन बुकर पुरस्कार द वाइट टाइगर के लिए दिया गया था। तो ये सब जानकारी भी हमें
याद रखना है। चलते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। 14वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे प्रशासन एवं शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु डैश द्वारा पारित किया गया था, डैश में होता है। तो 14 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, ये तीसरा हो जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे प्रशासन एवं शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु संसद में पारित किया जाता है, और दूसरा 2005 में इसे पारित किया गया था। संसद में पारित किया कब? तो 2005 में। चलते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। 15वां नंबर जो प्रश्न है, कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक तथा कृषि दशाओं या यथार्थ विवरण प्रस्तुत करती है? तो 15 का जो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आईने अकबरी। आईने अकबरी की बात करें दोस्तों, तो आईने अकबरी अबुल फजल की पुस्तक है। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो आईने अकबरी अबुल फजल की पुस्तक है, जिसमें अकबर के प्रशासन के बारे में दिया गया है। अकबर के प्रशासन के बारे में दिया गया है आईने अकबरी पुस्तक में। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद पूछे दोस्तों, तो हेनरी बेवरिज द्वारा करवाया गया था। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी बेवरिज द्वारा कराया गया था। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की 16वीं सदी में। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। 16वां नंबर जो प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या है? तो बिहार का जो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों, वह कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र है। यानी कि बिहार का उत्तरी भाग जो है, लगभग 70% भाग जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। तो बिहार में सर्वाधिक बाढ़ जो आता है, बिहार के उत्तर में आता है। चलते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। 17वां नंबर जो प्रश्न है, 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जोतदार कौन सा कार्य नहीं करते थे? तो ब्रिटिश प्रशासन के दौरान जोतदार कौन सा कार्य नहीं करते थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उनके द्वारा गांवों के मध्य राजस्व का विभाजन किया जाता। उनके द्वारा गांवों के मध्य राजस्व का विभाजन किया जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्न में से क्या स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के जो अंतर्गत आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता के अधिकार के जो अंतर्गत आता है, वह आता है संघ सम्मेलन स्थापित करने की स्वतंत्रता। संघ और सम्मेलन स्थापित करने की स्वतंत्रता। बात करें दोस्तों इसके विश्लेषण के बारे में, तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वें नंबर प्रश्न की बात करें, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, ये किसका कथन है? हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए, ये जो कथन है दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। ये किसका कथन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कथन है। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। 20वां नंबर जो प्रश्न है, इनमें से कौन युग्म सुमेलित है? तो जो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, ये सही है दोस्तों। खैरा सत्याग्रह जो है, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, और खैरा सत्याग्रह ये ही गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करें चंपारण सत्याग्रह, तो 1916-17 यानी कि 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में हुआ था, ये भी सही है। उसके बाद खैरा सत्याग्रह जो है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह 1916-17 ये सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है होना चाहिए? यानी कि यहाँ जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न में यहाँ नहीं होना चाहिए। तो नहीं जो होगा दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खैरा सत्याग्रह हो जाएगा, क्योंकि ये सब और सुमेलित है। चलते हैं 21वें नंबर प्रश्न की ओर। 21वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या सदन की कुल संख्या का 15% निश्चित किया गया था? यानी कि संविधान संशोधन द्वारा कह दिया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या सदन की कुल संख्या का 15% होना चाहिए। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया दोस्तों? तो ये 51वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया। 51वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार 15% से ज़्यादा नहीं होगा। 51वां संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार 15% से ज़्यादा नहीं होगा। बात करें 22वें नंबर प्रश्न की। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं। नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये सही है। इनमें 5 पदेन सदस्य होते हैं। 22 का जो है दोस्तों, इसमें 5 पदेन सदस्य होते हैं, ये ही गलत है। जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है दोस्तों, ये ना तो विधिक और ना ही संवैधानिक परिषद है, ये भी सही है। बात करें इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी संघवाद की भावना को विस्तार करना, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं 23वें नंबर प्रश्न की ओर।
23वें नंबर प्रश्न की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सिंधु घाटी से मिली मुहरें भेजने वाले की पहचान निश्चित करती है। तो ये तो सत्य नहीं है दोस्तों, ये कहीं पर भी सत्य ये सिंधु घाटी से मिली मुहरें भेजने वाले की पहचान निश्चित करती है, ये तो सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ सत्य नहीं है, ढूंढना है। मनके कॉर्लियन के से बनाए गए थे, जो गुलाबी रंग के पत्थर थे, इन्हें पीले रंग के कच्चे सामग्री को पकाकर बनाया जाता था। यही यहाँ गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सही जो आंसर हो जाएगा दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो बर्तन बनाए गए थे दोस्तों वह काले रंग के बनाए गए थे और लाल रंग उस पर किए जाते थे। चलते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार सचिवालय के लिए, बहुत सारा आपको वीडियो यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। 24वें नंबर प्रश्न की बात करें, क्या होगा यदि मैं और गुजरात से सभी अग्रणी नेता और शेष भारत के अन्य प्रभावी नेता गिरफ्तार कर लिए जाएं? यह आंदोलन विश्वास पर आधारित है एवं जब पूरा देश ही आंदोलित हो उसे किसी नेता की आवश्यकता नहीं रहती है। यह किसने और किस आंदोलन में कहा था? तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों। तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है और यह दांडी मार्च में कहा गया था। दांडी मार्च 1930 में दांडी नामक स्थान गुजरात में हुआ था, जो नमक कर के खिलाफ हुआ था। चलते हैं 25वें नंबर प्रश्न की ओर। 25वां नंबर जो प्रश्न है, तेऊर नहर स्थित है। तो तेऊर नहर कहाँ स्थित है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो तेऊर नहर जो है गंडक नदी पर है। तेऊर नहर किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। चलते हैं 26वें नंबर प्रश्न की ओर। 26वां नंबर जो प्रश्न है, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो थे दोस्तों एक बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे, याद रखना है। चलते हैं 27वें नंबर प्रश्न की ओर। 27वां नंबर जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? इनमें से कौन सा मुगल सम्राट जो था अनपढ़ था? तो अकबर जो था पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर जो था दोस्तों पढ़ा लिखा नहीं था। चलते हैं 28वें नंबर प्रश्न की ओर। 28वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? यानी कि कुछ वर्ष पहले कौन सा पहला एक एशियाई देश है दोस्तों जिसने अपना राष्ट्रगान बदल दिया? तो वो है दोस्तों नेपाल। नेपाल ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया। चलते हैं 29वें नंबर प्रश्न की ओर। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? थॉमस रो जो था दोस्तों एक मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? ये आपका प्रश्न यहाँ पर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये अजमेर आंसर हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अजमेर। यानी कि मुगल सम्राट जहांगीर से थॉमस रो कहाँ मिला था? तो अजमेर में मिला था, अजमेर के किले में मिला था। चलते हैं 30वें नंबर प्रश्न की ओर। 30वां नंबर जो प्रश्न है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो यूरेनियम का जो सर्वाधिक भंडार है दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, ये हमें याद रखना है। चलते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। 31वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो यमुना से नहीं मिलने वाली नदी यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यमुना से सोन नदी नहीं मिलती। सोन नदी डायरेक्ट जाकर बिहार के पटना में गंगा नदी से मिलती है। सोन नदी डायरेक्ट जाकर कहाँ मिलती है दोस्तों? तो बिहार में पटना नदी से सॉरी दोस्तों, बिहार में पटना के गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। सोन नदी यहाँ यमुना से नहीं मिलती है, जबकि अन्य बेतवा, केन, चंबल यह सब यमुना की सहायक नदी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। चलते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? तो गंडक जो सिंचाई परियोजना है दोस्तों यह उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। गंडक सिंचाई परियोजना जो कि गंडक नदी से ही पानी लेती है, यह किन प्रदेशों को संयुक्त प्रयास है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार का संयुक्त प्रयास है। चलते हैं 33वें नंबर प्रश्न की ओर। 33वां नंबर जो प्रश्न है, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की? यानी कि भूमि को नापने की व्यवस्था किसने प्रारंभ की, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने एक अलग प्रकार का भूमि नापन प्रणाली की व्यवस्था स्टार्ट की। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी किसके बाद आया था? तो जब हुमायूं का शासन था दोस्तों, तो हुमायूं से लड़कर शेरशाह सूरी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और दिल्ली पर अपना हक जमा लिया। शेरशाह सूरी जो थे दोस्तों ये बिहार के ही थे। ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में पड़ता है जो कि बिहार में है। चलते हैं 34वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, और इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है, केवल्य किसका अर्थ होता है?
कैवल्य का अर्थ क्या यहाँ होता है ये पूछा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना ही कैवल्य कहलाता है। चलते हैं 35वें नंबर प्रश्न की ओर। जिस प्रश्न पर विश्लेषण की जरूरत होगी मैं उस प्रश्न का विश्लेषण जरूर करवाऊंगा। बिहार की पहली नदी जोड़ योजना निम्न में से कौन सी है? तो बिहार की पहली नदी जोड़ योजना जो है दोस्तों, यह जो है कोसी मेची नदी जोड़ योजना, कोसी मेची नदी जोड़ योजना बिहार की पहली नदी जोड़ योजना है। चलते हैं 36वें नंबर प्रश्न की ओर। 36वां नंबर जो प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, वह हम्पी में है। हम्पी कहाँ पड़ता है ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, हम्पी विजयनगर की राजधानी हम्पी पड़ती थी, विजयनगर की राजधानी हम्पी पड़ती थी। और विजयनगर जो है दोस्तों प्राचीन जो है एक बस्ती रह चुका है। चलते हैं दोस्तों 37वें नंबर प्रश्न की ओर। 37वां नंबर जो प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो 37 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, 37 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण करवाया था। चलते हैं 38वें नंबर प्रश्न की ओर। 38वां नंबर जो प्रश्न है, जीरो डिफेक्ट व जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट किसके महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए संदर्भ थे? तो 38 का यहाँ जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों हो जाएगा मेक इन इंडिया मिशन के। मेक इन इंडिया में क्या कहा गया था? जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका एक संदर्भ वाक्य था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39वें नंबर प्रश्न की बात करें, एडमिरल कप किससे संबंधित है? तो एडमिरल कप जो संबंधित है दोस्तों ये नौकायान से संबंधित है। एडमिरल कप नौकायान से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 40वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो चैनल पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो भारत का जो राष्ट्रपति था वह निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एन संजीव रेड्डी थे। एन संजीव रेड्डी जो थे दोस्तों वह राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। बात करें दोस्तों 41वें नंबर प्रश्न की ओर। अब भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर ही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत यह किसने दिया था ये पूछ रहा है 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर जे के मेहता। प्रोफेसर जे के मेहता कहते हैं आवश्यकता विहीनता सिद्धांत है। चलते हैं 42वें नंबर प्रश्न की ओर। 42वां नंबर जो प्रश्न है, सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं कहलाता है। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है जिसे हम लोग देखते हैं वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रकाश मंडल। सूर्य का जो भाग हम लोग को दिखाई देता है वह प्रकाश मंडल कहलाता है। बात करें 43वें नंबर प्रश्न की ओर। 43वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं दोस्तों। 43वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, क्या कर रहा है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो नर्मदा के अतिरिक्त जो है निकलने वाली नदी है दोस्तों सोन नदी। सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी एक ऐसी नदी है दोस्तों, सोन नदी दक्षिण भारत की एक ऐसी नदी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चलते हैं 44वें नंबर प्रश्न की ओर। 44वां नंबर जो प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत के उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ कर फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी और फ्रांसीसियों ने टीपू सुल्तान की मदद भी की थी। चलते हैं 46वें नंबर प्रश्न की ओर। 46वां नंबर जो प्रश्न है, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह हुआ था लोकनाथ इलाहाबाद में। इलाहाबाद के ही अमिताभ बच्चन जी भी हैं दोस्तों। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया इलाहाबाद के थे जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया है, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल उत्तर प्रदेश के कौन है? कमेंट करके जरूर बताएं। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है दोस्तों? तो ये जे.बी. से का नियम है। जे.बी. से का नियम क्या कहता है? पूर्ति अपनी मांग सृजन कर स्वयं करता है, यानी कि अगर कोई चीज़ की आपको आवश्यकता है तो वह आपको लेनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसका ही ये कथन है। चलते हैं 47वें नंबर प्रश्न की ओर। 47वें नंबर जो प्रश्न है, माई
कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की। लाल कृष्ण आडवाणी की जो आत्मकथा है दोस्तों माई कंट्री माई लाइफ है। चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न जो है दोस्तों सुचिता कृपलानी। ये सुचिता कृपलानी कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर सुचिता कृपलानी को जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के बने थे। राम मनोहर लोहिया जो थे दोस्तों, ये बिहार से संबंधित हैं, क्रांतिकारी थे। चलते हैं 48वें नंबर प्रश्न की ओर। बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में जो सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला है दोस्तों, वह कौन सा है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है पश्चिमी चंपारण। बिहार में सर्वाधिक गन्ना जो उत्पादन करता है पश्चिमी चंपारण करता है। पश्चिमी चंपारण से और एक प्रश्न पूछा जाता है, तो बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है। बिहार का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला तो पटना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वें नंबर प्रश्न की बात करें। भारत की अन्य भाषाओं के गजन, थंग, वादिया, अदी, जोहर जैसे शिष्टाचार के शब्दों का अर्थ क्या है? तो शिष्टाचार जैसे शब्दों का जो अर्थ है दोस्तों, इसका शब्द है धन्यवाद। क्या है अर्थ? धन्यवाद। चलते हैं 51वें नंबर प्रश्न की ओर। 50वां नंबर प्रश्न की बात करें। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो हाजीपुर की लड़ाई जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1965। 1965। अब जो हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों, सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखने वाले हैं। गणित के प्रश्न जो है बाद में करा दिए जाएंगे, या आपको PDF दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, और विश्लेषण भी उसमें रहता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 51 नंबर से। अगर हम आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार सचिवालय से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों, वह कैसा होता है? यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है दोस्तों आभासी और सीधा होता है। हमारे घर का जो दर्पण है दोस्तों, आईना है, वह समतल दर्पण ही होता है। चलते हैं 52वें नंबर प्रश्न की ओर। 52वां नंबर जो प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का जो आविष्कार है दोस्तों, वो गैलीलियो गैलीलाई ने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीलाई ने किया था। चलते हैं 53वें नंबर प्रश्न की ओर। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक DC वोल्टता है। तो आर्क वेल्डिंग में आवश्यक DC वोल्टता जो है दोस्तों, वह कितना है? तो वह जो है दोस्तों 120 से 575 वोल्ट, 120 से 575 वोल्ट है। चलते हैं 54वें नंबर प्रश्न की ओर। 54वां नंबर जो प्रश्न है, चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है? तो चुंबक के ध्रुव पर जो नमन कोण होता है दोस्तों, ये 90 डिग्री होता है। चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण 90 डिग्री होता है। चलते हैं 55वें नंबर प्रश्न की ओर। 55वां नंबर जो प्रश्न है, मेसर का उपयोग होता है। तो मेसर का जो उपयोग होता है दोस्तों, वह होता है आँख की बीमारी के इलाज करने में। मेसर का उपयोग आँख की बीमारी का इलाज करने में होता है। चलते हैं 56वें नंबर प्रश्न की ओर। 56वां नंबर जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। 56वां नंबर जो प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। तो चलते हैं दोस्तों 57वें नंबर प्रश्न की ओर। 57वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो गिरने की जो आशंका का कारण है दोस्तों, अश्व अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही क्यों गिरेगा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विश्राम जड़त्व के कारण। अश्व जो है दोस्तों विश्राम जड़त्व में है, और अश्व अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही पीछे की ओर गिर जाते हैं। तो ये विश्राम जड़त्व के कारण। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 58वें नंबर प्रश्न की ओर। 58वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो यहाँ जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चलते हैं 59वें नंबर प्रश्न की ओर। 59वां नंबर जो प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होना चाहिए दोस्तों, अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60वें नंबर प्रश्न की बात करें। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है। तो इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम है दोस्तों, वह बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। बेजानी, हपी, नाला याद रख सकते हैं दोस्तों। बेजानी, हपी, नाला, बेजानी, हपी, नाला अगर याद रखते हैं तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यह
क्रम है दोस्तों। तो क्रम भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। 61वें नंबर प्रश्न की बात करें, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोधकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोधकता होती है उन्हें जो कहते हैं दोस्तों विद्युत रोधी कहते हैं। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध है यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि कितना भी विद्युत प्रतिरोध दे दीजिए वह विचलित नहीं होगा तो उसे विद्युत रोधी कहते हैं। चलते हैं 62वें नंबर प्रश्न की ओर। 62वां नंबर जो प्रश्न है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? तो अस्थायी चुंबक जो बना होता है दोस्तों वह बना होता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। वहीं पूछ ले अस्थायी चुंबक तो वह पिटवा लोहा का बना होता है। अस्थायी चुंबक जो है दोस्तों पिटवा लोहा का बना होता है। और स्थायी चुंबक पूछ रहा है तो स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है, ये हमें याद रखना है। चलते हैं 63वें नंबर प्रश्न की ओर। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों यह हाइड्रोजन के कारण होता है। सूर्य में जो ऊर्जा का निर्माण होता है यह हाइड्रोजन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो नाभिक संलयन के कारण। सूर्य में नाभिक संलयन होता है दोस्तों। कई हाइड्रोजन जो है मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं जिससे सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। चलते हैं 64वें नंबर प्रश्न की ओर। 64वां नंबर जो प्रश्न है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया था ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एडवर्ड टेलर द्वारा। हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने किया था। चलते हैं 65वें नंबर प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जिनको को सब्सक्राइब कर लीजिए। 65वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 65वां नंबर प्रश्न कहाँ है? 65वां 40 65वां नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 65वां नंबर जो प्रश्न है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? 5 ओम का प्रतिरोध है दोस्तों और उसमें बोल रहा है एक परिपथ में यदि धारा की वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? धारा बढ़ जाएगी। तो धारा क्या वोल्टेज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 5 ओम का प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि कर दी जाए तो वोल्टेज क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ने पर वोल्टेज एकाएक बढ़ जाता है। 66वें नंबर प्रश्न की बात करें, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? तो दूध जो मिश्रण है दोस्तों वो पायस का उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। चलते हैं 67वें नंबर प्रश्न की ओर। 67वां नंबर जो प्रश्न है, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान होते हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या में जो मान होते हैं दोस्तों वो 2 होते हैं। क्वांटम संख्या टोटल 4 हैं। चलते हैं 68वें नंबर प्रश्न की ओर। 68वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? किस में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो ये जल में भी पाए जाते हैं, डीएनए में भी पाए जाते हैं, प्रोटीन में भी पाए जाते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं? तो जल में भी, प्रोटीन में भी, डीएनए में भी। डीएनए का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो डीएनए का निर्माण किससे होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 69वें नंबर प्रश्न की बात करें, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब का मूल रसायन माना जाता है? तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहा जाता है। 70वें नंबर प्रश्न की बात करें, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, चीली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? तो चीली साल्ट पीटर का जो रासायनिक नाम है सोडियम नाइट्रेट है। चीली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम सोडियम नाइट्रेट है, ये आपको याद रखना है। 72वें नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, हीरे की बिक्री का भार की इकाई कैरेट होती है। तो 1 कैरेट कितने के बराबर होता है? 1 कैरेट जो है दोस्तों वो 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। चलते हैं 73वें नंबर प्रश्न की ओर। 73वां नंबर जो प्रश्न है, ए बी रक्त समूह में क्या होता है? तो ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, सिर्फ एंटीजन होते हैं। ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते हैं, सिर्फ एंटीजन होते हैं, याद रखना है दोस्तों। अगले बात करें 74वां नंबर प्रश्न की। 74वां नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए जो आवश्यक नहीं है ये देखना है। तो पौधे के लिए विकास के लिए जो आवश्यक नहीं है तत्व वो सोडियम नहीं है। पौधे के विकास के लिए सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और आज का दोस्तों किरण पब्लिकेशन का बिहार सचिवालय का सेट नंबर 3 का जीके और साइंस का जो अंतिम प्रश्न 75वां प्रश्न है दोस्तों, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है?
तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है दोस्तों, वह शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। शरीर के वजन का लगभग 2% जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम कुल मस्तिष्क का वजन होता है दोस्तों। चलते बात करें दोस्तों कि अभी हम लोगों ने देखा बिहार सचिवालय के लिए किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 3। इससे पहले सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 आपको करवा दिया गया है और अरिहंत का भी पब्लिकेशन आपको करवाया जा रहा है। बिहार सचिवालय के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। आप मास्टर जी इन्फो चैनल पर जाकर जरूर एक बार देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।